नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, मैं संजय सर आपका टीचिंग विद एग्ज़ाम अड्डा के यूट्यूब क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम अपने टीचिंग विद एग्ज़ाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक चाइल्ड साइकोलॉजी की सीरीज लेकर आए हैं, जो सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए सभी टॉपिकों को आधार से लेकर ऊंचाई तक कवर करेगी। साथियों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ। देखिए, हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द था और यह साइकी और लोगस से मिलकर बना था। ये हमारे दोनों ग्रीक यानी यूनानी भाषा के शब्द थे। और हमने पढ़ा था साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा के रूप में आया, इसके बाद मन के रूप में, इसके बाद चेतना के रूप में। लेकिन ये तीनों अवधारणाएं अस्वीकार कर दी गई थीं और हमने देखा था कि अब साइकोलॉजी को हम व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी के स्कूलों का। देखिए, साइकोलॉजी का सबसे पहला हमारा संप्रदाय है संरचनावाद। देखिए, इसके प्रवर्तक हमारे विलियम वुंट महोदय जी माने जाते हैं और इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए लिपजिंग यूनिवर्सिटी, जो हमारी जर्मनी में है, यहाँ पर विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना की थी। और वुंट ने प्रारंभ में इसका संवेदना का अध्ययन किया था। संवेदना से हमारा अभिप्राय है कि दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझते हैं। इसमें हम दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति की भावनाओं, ज़रूरतों को समझना और उनके प्रति दयालुता का भावना रखना ही हमारा संवेदना से अभिप्राय है। अब वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतःनिरीक्षण या अंतर्दर्शन यानी इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद की या दूसरों की अंतर्दर्शन का अध्ययन करते थे। सहयोगी इनके रहे एडवर्ड वेटफोर्ड और टिचनर। साथियों, टिचनर इनके शिष्य भी थे, विलियम वुंट जी के शिष्य भी थे। इन्होंने ही आगे चलकर संरचनावाद को आगे बढ़ाया। देखिए, यूएसए के कार्नेल यूनिवर्सिटी में प्रारंभ किया। कब? 1892 में। किसका? संरचनावाद का। और औपचारिक रूप से संरचनावाद का प्रारंभ टिचनर ने 1898 में किया। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना की संरचना है। अगर हमारा
क्वेश्चन पर टॉपिक आ जाए कि संरचनावाद का मेन टॉपिक क्या था। इसका मेन टॉपिक था संवेदना का अध्ययन या दूसरे की संवेदनाओं को समझना। संवेदना। अब प्रकारवाद। देखिए, प्रकारवाद हमारा फंक्शनलिज्म कब 1899 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। देखिए, प्रकारवाद हमारा दो भागों में बटा था। पहला भाग था हमारा शिकागो संप्रदाय, दूसरा भाग हमारा था कोलंबिया। सॉरी, कोलंबिया संप्रदाय। देखिए, जॉन डीवी, अगर हम अध्ययन करेंगे प्रयोजनवाद का, तो जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का जनक भी कहते हैं। इनके सहयोगी एंजेल और कैटल, इनको शिकागो संप्रदाय का माना जाता है। शिकागो संप्रदाय। माफ करिएगा, थोड़ा लैगिंग आ रही है। शिकागो संप्रदाय का। और ईएल थॉर्नडाइक, आर.एस. वुडवर्ड जी को कोलंबिया संप्रदाय का सहयोगी माना जाता है। देखिए, जेम्स, हमारे विलियम जेम्स वस्तुतः डार्विन के विकासवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन से प्रभावित थे तथा उन्होंने मन का अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया। इसको बायोलॉजी की प्रवृत्ति को अपनाया था। इसके अनुसार मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं है। मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना इसकी क्रियाओं और कार्यों को जानना आवश्यक है। क्रियाओं और कार्यों को जानना आवश्यक है। चेतना की उपयोगिता पर बल दिया। जब हम आगे पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड जी का मनोविश्लेषण सिद्धांत, जब हम चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में मानसिक अनुभवों का किस प्रकार उपयोग में लाता है। इन्होंने बताया था कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में अपने मानसिक अनुभवों को किस प्रकार उपयोग में लाता है। अब हम पढ़ें, अब हमारा है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। इसके प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड जी थे और यह वाद 1900 ईस्वी में अधिक प्रचलित रहा। सिगमंड फ्रायड जी 1856 से 1939 तक रहे। सहयोगी अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जुंग, इन्होंने अचेतन मानसिक क्रियाओं, अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस पर जोर देते हुए कहा कि द्वंद्वों, कन्फ्लिक्ट तथा मानसिक व्यतिक्रम, मेंटल डिसऑर्डर के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन मन में छिपे रहते हैं। देखिए, जब हम लोग देखेंगे इनका सिद्धांत तो पढ़ेंगे कि चेतन मन, चेतन, अर्धचेतन
और अचेतन। ये हमारे मन में जो विभाग होता है चेतन मन, ये केवल 10% होता है। यानी हमारे विचार केवल 10% ही हमारे चेतन मन पर स्थित रहते हैं। बाकी जो पुराने विचार हो जाते हैं वो 90% विचार हमारे अचेतन मन में चले जाते हैं। जब हमें कोई चीज़ याद करनी होती है, यानी चेतन अचेतन मन से चेतन मन में लाना होता है, तो इसमें सहयोग करता है अर्धचेतन मन। यह इन विचारों का छनन करता है, यानी इनको छानता है कि हमारे कैसे विचारों को हमें चेतन मन में लाना है और किन विचारों को अर्धचेतन मन अचेतन मन में ही छोड़ देना है। अब अचेतन मन के अध्ययन की विधियां, टेक्निक्स ऑफ स्टडी अनकॉन्शियस माइंड। देखिए, मुक्त साहचर्य वाले विचार। देखिए, ये विचार क्या होते हैं? जब हमारे मन पर कोई विचार लगातार आते ही रहते हैं, विचार आ रहे हैं, कोई भी विचार आ रहे हैं, और उन विचारों के माध्यम से हम कोई नवीन चीज़ बनाएं। जैसे हम बैठे हैं और हमारे मन पर विचार आ गया कि आज हम अपना ये टॉपिक पढ़ाएंगे, तो इसको लेकर हमारे मन पर बहुत सारे विचार आएंगे और उन विचारों को हम अपने पूरे टॉपिक पर सही से सजा के पढ़ा देंगे। ये हमारा होता है मुक्त साहचर्य वाले विचार। अब सम्मोहन, हिप्नोसिस, आपने देखा होगा कि हिप्नोटाइज हो जाना, यानी जब हमारा मन खुद के कंट्रोल में ना रहकर किसी दूसरे के कंट्रोल में हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सम्मोहन। सम्मोहन मुक्त साहचर्य वाले विचार और स्वप्न विश्लेषण, इनके माध्यम से हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। देखिए, ड्रीम एनालिसिस क्या होता है कि जब हमारे मन में सोते समय कोई विचार आते हैं और हमको जिसके अचेतन मन का अध्ययन करना है, जब हम उससे उन विचारों के बारे में जानकारी लेते हैं, तो जब वह उनका विश्लेषण करके बताता है, तो उससे हमको यह ज्ञात हो जाता है कि इसके अचेतनपन पर क्या क्या चल रहा है। देखिए, अचेतन मन के अध्ययन के स्वप्न विश्लेषण के लिए एक बुक हमारी बहुत ही फेमस है, इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम्स। यह पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है कि आप बताइए स्वप्न विश्लेषण की पुस्तक कौन सी थी जो मनोविश्लेषणवाद में बहुत प्रचलित रही। आप बताएंगे इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम्स। अब हमारा व्यवहारवाद। ये हमारा 1912 ईस्वी तक प्रचलित रहा। इसके प्रतिपादक जॉन वी वाटसन जी थे। इनके सहयोगी क्लार्क हल, एडवर्ड टॉलमैन, B.F. स्किनर, इवान पॉलोव। इन्होंने केवल प्रत्यक्ष रूप से महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यानी जिस व्यवहार को हम प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं या फिर उसको हम माप कर सकते हैं, इन्होंने केवल उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया।
व्यवहारवादियों के ने जन्मजात प्रवृत्तियों को के अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल दिया। इन्होंने बताया कि जो हम सीखते हैं वही हमारे लिए सार्थक है, बाकी हमने अपने जन्मजात प्रवृत्तियों में क्या सीखा वो हमारे लिए निरर्थक है। मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में पशु व्यवहार का अध्ययन किया। देखिए इसमें इन्होंने पशु व्यवहार का अध्ययन किया। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्यवहारवाद का मेन टॉपिक क्या था, तो इसका मेन टॉपिक था पशु व्यवहार का अध्ययन, और हमारा प्रकारवाद का मेन टॉपिक था केवल व्यवहार का अध्ययन। आप नोट कर लीजिएगा, प्रकारवाद का हमारा टॉपिक था व्यवहार का अध्ययन, और मनोविश्लेषणवाद का था अचेतन मन का अध्ययन, अचेतन मन का अध्ययन। ये हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए चेतना न ही केवल व्यवहार का अध्ययन हो सकता है। देखिए चेतना का ही केवल नहीं हमें अध्ययन करना है, हमें व्यवहार का भी अध्ययन करना है। कोई व्यक्ति, कोई पशु पक्षी किस तरह से व्यवहार कर रहा है, हम उसका अध्ययन करके उस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वंशानुक्रम नहीं, आसपास के वातावरण को महत्वपूर्ण माना। देखिए इन्होंने वंशानुक्रम को महत्व नहीं दिया। इन्होंने बताया कि हम जो अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से सीखते हैं, समाज, घर, समाज, विद्यालय के माध्यम से जो सीखते हैं वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए वाटसन जी की एक परिभाषा बहुत ही प्रचलित रही कि तुम मुझे दर्जन भर बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। इन्होंने माना कि जो हमारा बालक होता है उसका दिमाग एकदम खाली होता है, अब हम उसके दिमाग में जो भरेंगे वो उसी के अनुरूप क्रियाएं करेगा, वही सीखेगा। तभी इन्होंने बोला था तुम मुझे दर्जन भर बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। यानी कि मैं उन्हें चोर, सिपाही, डॉक्टर, वकील, या फिर अन्य किसी में बदल सकता हूँ। अब हमारा आया समग्रवाद। ये हमारा 1913 ईस्वी में प्रचलित हुआ। इसके प्रतिपादक हमारे मैक्स वर्दीमर थे, सहयोगी इनके थे हमारे कुर्ट कोफका, कुर्ट लेविन। देखिए जब हम पढ़ेंगे आगे तो इनका हमारा एक सिद्धांत है क्षेत्र का सिद्धांत, इसका हम अध्ययन करेंगे। और कोहलर ये इनके सहयोगी रहे। ये गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार, यानी पैटर्न या फिर होल, ठीक है, या व्यवस्थित समग्र, ऑर्गेनाइज होल होता है। समग्रवादियों के अनुसार अनुभव तथा व्यवहार को अलग अलग हिस्सों में करके अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि हम अनुभव और व्यवहार दोनों को अलग अलग करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हम दोनों को मिलाकर ही अध्ययन कर सकते हैं। अवयवों की तुलना में संपूर्ण अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी इन्होंने बताया कि हमें किसी भी विषय वस्तु को खंड खंड में तोड़कर नहीं समझना चाहिए, बल्कि इनका पूरा होल समग्र बनाकर समझना चाहिए। इन्होंने सीखने में अंतर्दृष्टि, इंसाइट, इनका मेन टॉपिक रहा इंसाइट,
अगर क्वेश्चन आ जाए कि समग्रवाद का मेन टॉपिक बताइए तो आप बताएंगे अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट। देखिए इंसाइट थ्योरी जो हमारी कोहलर जी की बहुत प्रचलित हुई है, टेट की परीक्षा में इसके आने की संभावना 90% रहती है, की भूमिका पर अधिक जोर दिया। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल पर यह नई शुरुआत पसंद आए तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जय हिंद,